हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक डिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? ए है आतपन, बी है सेकंड है आयतन, थर्ड है निगमन एंड डी फोर्थ है विकिरण। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आतपन कहलाती है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आतपन का संबंध है, फर्स्ट है वायु दाब के साथ, सेकंड है मौसमी पवनों के साथ, थर्ड है सूर्य ऊर्जा के साथ एंड फोर्थ है बहिमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो आतपन का जो संबंध है वो सूर्य ऊर्जा के साथ है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है भ्रंशोस पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? तो ए है, फर्स्ट है अपलेशियन पर्वत एंड सेकंड है इसमें यूराल पर्वत, थर्ड है वासेज पर्वत एंड फोर्थ है हिमालय पर्वत। तो भ्रंशोस पर्वत जो ब्लॉक माउंटेन है वो है वासेज पर्वत। ओके, बाकी अपरेशियन पर्वत, यूराल पर्वत एंड हिमालय पर्वत ये जो है ये फोल्ड माउंटेन है। ओके, वलित पर्वत हैं। लेकिन भ्रंशोस पर्वत जो है वो है वासेज पर्वत। ओके, ब्लॉक माउंटेन। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आध दिन क्या होता है? आध दिन में क्या होता है? फर्स्ट है कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, सेकंड है हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, थर्ड है हम असहज महसूस करते हैं एंड फोर्थ है ये सभी। तो आध दिन क्या होता है? आध दिन जो होता है उसमें कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम असहज महसूस करते हैं, ये सभी। राइट आंसर फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? ए है स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, थर्ड है स्थायी पवनें एंड फोर्थ है कोई नहीं। तो कौन सी पवनें हैं जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? तो वो है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें जो होती हैं वो अपनी दिशा बदलती हैं और जो नहीं बदलती वो स्थायी पवनें होती हैं। ओके, तो इसमें पूछा है दिशा बदलती हैं तो वो मौसमी पवनें हैं। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए तथा कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं एंड बी है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो इसमें दोनों सही है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म व शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? ए फर्स्ट है व्यापारिक पवन, सेकंड है लू, थर्ड है पछुआ पवन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहते हैं लू। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं। तापमापी यंत्र की क्या विशेषता है? फर्स्ट है इसमें इसकी मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, सेकंड इसका आविष्कार एंडर्स ने किया था, थर्ड सेल्सियस पैमाने पर जल जो है वो 0 डिग्री से सेल्सियस पर जमता है एंड फोर्थ है ये सभी। तो तापमापी यंत्र की क्या विशेषता है? वो है इसमें ये सभी की इसकी मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसका आविष्कार एंडर्स ने किया था, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो राइट आंसर फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्यमंडल की क्या विशेषता है? यह तो इसमें फर्स्ट है कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की तीसरी परत है। ओके, सेकंड है कि यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है अंतरिक्ष से प्रवेश करने के वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जो है जल जाते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं मध्यमंडल में आने पर जल जाते हैं, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है? सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर, सभी। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? फर्स्ट है मध्यमंडल, सेकंड है वायुमंडल, थर्ड है बहिमंडल, फोर्थ है समताप मंडल। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो होते हैं वायुमंडल में किस परत में आने से पर जल जाते हैं? तो वो मध्यमंडल में। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है?
फर्स्ट है इसमें ओजोन गैस, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? ए है फर्स्ट है क्षोभ मंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल एंड फोर्थ है बहिमंडल। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? वो है समताप मंडल, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण क्या है? तो ए है उच्च वायुदाब, सेकंड है निम्न वायुदाब, थर्ड है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना एंड फोर्थ है आंधी वाली परिस्थितियां या तेज पवन। तो समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसका सही कारण यह है कि बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से समताप मंडल जो होता है वो मुक्त होता है वहाँ। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ है लद्दाख। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है और खाप चैन भी लद्दाख को कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। ओके, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, खौप चैन भी कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। और जास्कर और काराकोरम रेंज जो होती है वो लद्दाख से ही होकर गुजरती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपद काल में कृषि प्रणाली में परिवर्तन देखा गया। तो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट है लकड़ी की हल की धार की जगह लोहे वाली धार ने ले ली। और सेकंड है इसमें लोगों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा, इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। ओके, और खेतों में बीज जो छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी जो वहाँ होती थी ज़्यादा होने लगी। ओके, और इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था और ये काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो है कर्मकार करते थे। तो इसमें राइट आंसर दोनों हो जाएगा फ्रेंड, कि महाजनपद काल में कृषि प्रणाली में परिवर्तन देखा गया। इसलिए देखा गया कि लकड़ी की हल की धार की जगह लोहे की धार जो है धार का यूज होता था और लोगों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, मगध से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं? मगध से होकर कौन सी नदी बहती है? तो गंगा और सोन नदी जो है वो मगध से होकर बहती है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया क्योंकि? ए है मगध से कई नदियां बहती थीं जिससे भूमि उपजाऊ थी। बी है मगध में वन संसाधन थे। सी है मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु जो होते थे जैसे बहुत शक्तिशाली नेता थे। एंड डी है उपरोक्त सभी। तो मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया क्योंकि मगध से कई नदियां बहती थीं जिससे भूमि उपजाऊ थी। बी है मगध में वन संसाधन थे। सी है मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत शक्तिशाली नेता थे। एंड डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा उसमें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो मगध की पहली राजधानी जो थी वो राजगृह थी। इंपॉर्टेंट है, मगध की पहली राजधानी राजगृह थी और दूसरी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक था, कौन था? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? तो ए है महावीर, बी है प्रसेनजीत, सी है बिंबिसार एंड डी है अजातशत्रु। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, बिंबिसार था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान पटना को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ए है राजगिरी, बी है पाटलिपुत्र, सी है कौशाम्बी एंड डी है अंग। तो वर्तमान पटना को जो जाना जाता है वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वज्जीगढ़ की राजधानी क्या थी? तो ए है राजगिरी थी, वैशाली थी, कौशाम्बी थी, अंग थी। तो वज्जीगढ़ की राजधानी जो थी फ्रेंड वो वैशाली थी। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अजातशत्रु मगध महाजनपद का प्रथम शासक था, ये गलत है। ओके, और सेकंड है मगध की दूसरी राजधानी जो थी वो राजगृह थी। तो ये गलत है क्योंकि मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी और अजातशत्रु जो था वो मगध का प्रथम शासक था। तो ये गलत है। ओके, इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गढ़ और संघ के बारे में क्या सच है? बुद्ध और महावीर दोनों इसी से संबंधित थे। एंड सेकंड है इसमें ये करेक्ट है कि गढ़ और संघ के बारे में जो सच है, तो फर्स्ट इसमें है कि बुद्ध और महावीर दोनों इसी से संबंधित थे, तो बिल्कुल करेक्ट है।
और सेकंड क्या है, इसमें महिलाएं इसमें चर्चा में भाग ले सकती थी, तो ये गलत है। इसमें महिलाएं जो है चर्चा में भाग नहीं लेती थी, इसमें पुरुष ज़्यादा लेते थे। थर्ड क्या है, कई राजाओं ने इसमें एक साथ शासन किया, ये भी करेक्ट है। ओके, तो पहला और तीसरा इसमें राइट है, क्योंकि गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और उसमें से प्रत्येक राजा व्यक्ति जो होता था वो राजा कहलाता था। ओके, और ये सभी राजा जो होते थे विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर जो था ये बातचीत और बहस वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां जो होती थी इसमें दास होती थी तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ओके, स्त्रियां दास तथा कर्मकार जो होते थे इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि गढ़ और संघ में बुध और महावीर दोनों जो थे इसी से संबंधित थे और इसमें जो थे कई राजाओं ने इसमें एक साथ शासन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस बौद्ध वृत्तांत में वज्जी महाजनपद के बारे में उल्लेख है? ए है विनय पिटक, बी है विनय पिटक, सी है दीर्घ निकाय एंड डी है अंगुत्तर निकाय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, दीर्घ निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम गढ़ या संघ पर किसने विजय प्राप्त की? तो ए है मगध शासक, बी है गुप्त शासक 1500 साल पहले, सी है गंधार शासक एंड डी है मौर्य शासक। तो अंतिम गढ़ या संघ पर किसने विजय प्राप्त की? तो गुप्त शासक ने विजय प्राप्त की जो 1500 साल पहले था। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कुछ डेट्स हैं और कुछ उसकी तिथियां हैं। जैसे न्यू काइंड ऑफ राजास अबाउट 300 ईयर एगो, कुछ नए शासक जो थे लगभग 3000 साल पहले थे। ओके, और महाजनपद लगभग 3000 पहले था। तो इम्पॉर्टेंट है कि महाजनपद लगभग जो था वो कितने हज़ार साल पहले था? तो 3000 साल पहले था। ओके, और तो इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन में दे देता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे है इसमें कि इसमें अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर इन्वेंशन कंपोजिशन ऑफ दीर्घ निकाय अबाउट 23,000 ईयर एगो। ओके, मतलब सिकंदर का जो आक्रमण था दीर्घ निकाय का लेखन वो लगभग 2300 साल पहले तक था। ओके, और इसमें एंड ऑफ द गण ऑन संघ अबाउट 1500 ईयर एगो, इसमें गढ़ और संघ राज्यों का जो अंत हुआ था वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं फ्रेंड, भगवान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि उनका संबंध साक्यगढ़ से था एंड सेकंड है उन्होंने कुशीनारा में आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने कुशीनारा नहीं बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त किया और उनका जो अंत हुआ था वो कुशीनारा में हुआ था। तो ये उल्टा दे दिया है। ओके, तो बुद्ध के जीवन का अंत जो हुआ था वो कुशीनारा में हुआ था और उन्होंने जो हुआ था बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त किया। ओके, तो इसमें दोनों गलत है लेकिन पहला इसमें सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्धा के बारे में 2500 साल पहले सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता था और गौतम के संस्थापक जो थे वो बुद्ध धर्म थे। ओके, और बुद्ध जो थे एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे जिन्हें साक्यगढ़ के नाम से जाना जाता था और एक क्षत्रिय था। बुद्धा एक छोटे से गढ़ साक्यगढ़ से जो था एक क्षत्रिय राजकुमार था। 29 साल की उम्र में राजा की ज्ञान की खोज में अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और उसके बाद वह कई वर्षों तक भटकते रहे और बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान करते रहे जहां उन्हें आत्मज्ञान 35 वर्षीय आयु में प्राप्त हुआ और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार और जो हुई थी पहला प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी बुद्ध को और इनका पहला प्रवचन जो दिया था बुद्ध ने वो सारनाथ में दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो फर्स्ट है पिपासा, सेकंड है तृष्णा, थर्ड है तन्हा एंड फोर्थ तीव्र इच्छा। तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से बताया गया है तन्हा। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूप गौतम बुद्ध के प्रबोधन के बाद उनके पहले उपदेश का स्मरण स्थल माना जाता है? तो ए है चौखंडी स्तूप, बी है सुजाता स्तूप, सी है धामेक स्तूप एंड डी है धौली स्तूप। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, धामेक स्तूप। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? तो ए है बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, बी है बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया, सी है बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी जो है आदर करने की इसमें शिक्षा दी। तो इसमें जो है फ्रेंड इसमें क्या क्या है, इसमें तीनों सही है। ओके, कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था वो संस्कृत भाषा में दिया और बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी जो है आदर करने की इसमें शिक्षा दी। तो इसमें तीनों करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
और इसमें है कि बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्म के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ वाद विवाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ये करेक्ट है। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया, ये भी करेक्ट है। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, तो ये गलत है। ओके, और फोर्थ क्या है इसमें, डी क्या है, डी है इसमें कि बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, तो ये करेक्ट है। तो ए बी डी राइट हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो थी वो प्राकृतिक भाषा में दी थी। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा थी वो प्राकृतिक भाषा में दी थी। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड ए सी डी हो जाएगा। बुद्ध का उपदेश जो था संस्कृत भाषा नहीं था, ये गलत है। ओके, तो ए सी और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 साल पहले गांव में रहना आरंभ किया। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो फर्स्ट है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सेकंड है सुलेमान तथा किरधर पहाड़ियाँ, थर्ड है गंगा तथा यमुना दोआब एंड फोर्थ है दक्कन तथा कोंकण। तो मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था और निम्नलिखित में से वे कुछ क्षेत्र कौन से थे? तो वो सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियाँ थी। ओके, सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियों में मनुष्य जो थे वो गांव में 8000 साल पहले रहना आरंभ किया था। ओके, और यहाँ पे जो स्त्री पुरुष थे वो जौ और गेहूं का जो था वो खेती करते थे, तो सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियों पर। ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाता था? मगध जो है वो बिहार में पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, सेकंड है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, थर्ड है गंगा का उत्तरी क्षेत्र एंड फोर्थ है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिदीप्ति वृत्त क्या है? फर्स्ट है वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, सेकंड है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है, थर्ड है विश्व पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं एंड फोर्थ है एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे। तो प्रतिदीप्ति वृत्त वह वृत्त होता है जो वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात को विभाजित करता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वो क्या था? फर्स्ट है चोल राजा था, सेकंड है प्रतिहार प्रधान था, थर्ड है राष्ट्रकूट प्रधान था एंड फोर्थ है पल्लव प्रधान था। तो दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह राष्ट्रकूट प्रधान था। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है? एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, एक उष्णकटिबंधीय पशु है। तो कंपोस्ट जो है फ्रेंड वो क्या है? वो एक उष्णकटिबंधीय जो है वो घास का मैदान है जो जो ब्राजील में पड़ता है। कंपोस्ट ब्राजील में जो है वो एक उष्णकटिबंधीय क्या है? घास का मैदान है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो फर्स्ट है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सेकंड है खाद्य तेल उद्योग, थर्ड है कागज उद्योग एंड फोर्थ है पटसन उद्योग। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा, कागज उद्योग। कागज उद्योग जो होता था फ्रेंड वो दिल्ली में जो था सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है और उभरते हुए उद्योग जो थे सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते थे। इसमें जो था सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को कहा जाता है, तो द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो फर्स्ट है इसमें आर्टिकल 15, सेकंड है आर्टिकल 17, थर्ड है आर्टिकल 21 एंड फोर्थ है आर्टिकल 28। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना जो था कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा, वो था आर्टिकल 17। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट है गरीबी, सेकंड है धर्म, थर्ड है जाति एंड फोर्थ है लिंग। तो भारत में असमानता का मुख्य कारण जो है वो है जाति। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो फर्स्ट है इसमें दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, सेकंड है भारत की कश्मीर घाटी, थर्ड है भूमध्य क्षेत्र एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया में
किस लैंड। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है उसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, मृदा के कौन से गुण का निर्धारक जनक चट्टान करती है। तो फर्स्ट है अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, सेकंड है मृदा की मोटाई, थर्ड है मृदा का जमाव एंड फोर्थ है रासायनिक गुण पारगम्यता एवं संरचना। मृदा में के कौन से गुण का निर्धारक जनक चट्टान करती है। तो रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना का। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।